Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society India and Beyond. In this book we are studying theme D, governance and democracy. In this theme we are studying chapter number 10, grassroots democracy, part 1, governance. Okay, we have already completed part 1 of this chapter and this is part 2. Rest of the topic we will study now. Okay. 3 levels of government. 3 levels of government हम देखने वाले हैं, इस टॉपिक को समझने वाले हैं. एनी गवर्नमेंट ऑपरेट्स एट 2 levels एट द लीस्ट, लोकल एंड नेशनल. कोई भी सरकार जब बनती है 2 स्तर पे बनती है, कम से कम लोकल पे तो बनेगी और लोकल मीन्स स्थानीय स्तर पे, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय स्तर पे. इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इट फंक्शंस एट 3 levels और टायर्स. बहुत सारे देश ऐसे हैं, मान लीजिए हम इंडिया को मान के चलते हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो कार्य करती है 3 स्तर पे. ओके, जिसको 3 levels और टायर्स जो होता है उसको मतलब कि 3 स्तर बोला जाता है, 3 स्तरीय सरकार. ओके, लोकल, स्टेट और रीजनल एंड नेशनल. तो लोकल लेवल पे भी हो सकती है सरकार, स्टेट लेवल पे तो होती है और रीजनल भी बोल सकते हैं उसको, एंड नेशनल. ओके, नेशनल राष्ट्रीय होता है, रीजनल क्षेत्रीय होता है, स्टेट राज्य होता है, लोकल स्थानीय होता है. ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर. और हर लेवल जो है गवर्नमेंट का, वो अलग अलग मैटर पे वर्क करता है. ठीक है, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. टू यूज अ कंपैरिजन, इफ अ बल्ब इन योर होम इज नॉट लाइटनिंग अप, यू विल फर्स्ट चेक द बल्ब स्विच फ्यूज. ऐसा ही एक कंपैरिजन जो है हम समझने वाले हैं. मान लीजिए आपके घर में कोई बल्ब है, वो जलना बंद हो गया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बल्ब को देखेंगे कहीं इसका स्विच तो नहीं खराब हो गया, कहीं ये फ्यूज तो नहीं हो गया. इफ इट डज नॉट वर्क यू मे कॉल एन इलेक्ट्रिशियन. अगर फिर भी बल्ब जो है आपका, इसमें कोई भी ऐसी कोई कमी नहीं है, तो आप किसको बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे. एंड इफ इट इज फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट विद इन अ होम, और अगर आपको ऐसा लगता है, इलेक्ट्रिशियन जब चेक कर लेता है तो वो ये आपको बताता है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके घर में नहीं है, यू विल नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड फाइल अ कंप्लेन. तो अब वो आपको बताता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाना चाहिए, वहाँ पे एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में. दीज आर ऑल्सो 3 levels ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम. इस तरीके से 3 levels जो हैं, जो किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं, जो कि फिगर 10.4 में शो किए गए हैं. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो शहरों में होती है, छोटे कस्बों में होती है और विलेज लेवल पे होती है. ओके, नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे वर्क करती है? स्टेट लेवल पे. ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है. ओके, तो ये जो है हमने 3 levels जो हैं, 3 टायर्स जो हैं, कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में बताया है आपको. ओके, इन इंडिया वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. भारत देश के अंदर स्थानीय सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और केंद्रीय सरकार और यूनियन गवर्नमेंट पे है. ओके, फिगर 10.4 ऑन पेज 155 पे अभी शायद मैंने आपको शो भी की थी ये फिगर. ओके, तो ये मैंने आपको एक पूरा अच्छी तरीके से अभी जो है, जो इनका पूरा डायग्राम के बेसिस पे इन्होंने जो ड्रॉ करके दिखाया है उसमें मैंने आपको अभी बताया था. Imagine that following heavy rains or for a few days there is a flood in a part of district. मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है कई दिनों से और बाढ़ आ जाती है आपके जिले के अंदर. If it is not too severe, the local authorities may be able to deal with it. अगर ये बहुत खतरनाक रूप ले लेती हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ, तो फिर क्या होता है? जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वहाँ की स्थानीय जो सरकार होती है, वो इन सब चीज़ों से डील करना शुरू कर देती है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. इफ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स एंड मैनी विलेजेस, तो वो जो है कई कस्बों में और कई गांव में उसका काम होता है, मतलब कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें कई सारे शहर और कई सारे जो है गांव जो है वो कवर करती है. द स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम्स टू हेल्प अफेक्टेड पीपल. और अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कदम उठाएगी, मतलब अपना कोई भी स्टेप ले लेगी लोगों को निकालने के लिए जो लोग प्रभावित हो रहे हैं. बट इफ इट इज अ मैसिव फ्लड, अगर ये तो जो अभी मैंने आपसे बात करी कि इफ इट इज नॉट सीवियर, तो लोकल अथॉरिटीज लोकल लेवल पे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे काम करेगी लोगों को निकालने के लिए जो प्रभावित हो रहे हैं. और बट इफ इट इज अ मैसिव फ्लड, और बहुत
भयानक रूप ले रहा है, अगर बाढ़ भयानक रूप ले लेती है, ज़्यादा एरिया को प्रभावित करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और लोगों को बचाती है, उनको खाने पीने की जो फैसिलिटीज़ देती है और उनको रेस्क्यू भी करती है वहाँ से। ओके, दीज आर द 3 लेवल्स अगेन। तो इस तरीके से जो है 3 लेवल्स होते हैं। ओके, डोंट मिस आउट, मैनी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव मोटोज इंस्पायर्ड बाय द विजडम ऑफ अ एंशिएंट टेक्स्ट। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनका एक मकसद होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, जैसे कि विजडम, जो हमारे पुराने ग्रंथों में विजडम मोटो से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोटो फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते। जो हमारी भारत सरकार है उसका जो मोटो है वो एग्जाम्पल के तौर पे से समझते थे, जैसे कि सत्यमेव जयते, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, सच्चाई पे विजय। ओके, ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स। द सुप्रीम कोर्ट मोटो इज यतो धर्मो ततो जयः। और सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो यतो धर्मा स्टेटो जया, और वे देर इज धर्मा देर इज विक्ट्री। तो इसको इन्होंने इंग्लिश में भी बताया है, ये तो संस्कृत में उन्होंने पूरा जो है इसको कोटेशन जो है लिख के दिया था, अब इन्होंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, इंग्लिश में इन्होंने बताया है कि जहाँ पे धर्म है वहीं पे जीत है। ओके, मतलब जहाँ पे भी आप एक कोई भी कार्य जो है एक सही मार्ग पे सही रास्ते पे चल के करते हैं तो वहाँ पे जीत अवश्य होनी है। The table on the facing page provides in summary a general framework of the main functions of the government, 3 organs at the national and state level। तो एक टेबल है जो अभी हम देखेंगे, उसमें गवर्नमेंट का जो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या उनके वर्क फंक्शंस हैं। द डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्रिसाइज रोल ऑफ द असेंबलीज विल बी स्टडीड इन ग्रेटर डेप्थ इन ग्रेड 7। और इसके बारे में असेंबलीज क्या है, रोल क्या है असेंबली का, इसके बारे में आप चैप्टर जो क्लास 7th की बुक है उसमें समझेंगे अच्छी तरीके से। लोकल गवर्नमेंट इज नॉट मेंशन है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में नहीं बताया गया है अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, एज वी विल लुक एट इट मोर क्लोजली इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। और उसके बारे में जो है और अच्छी तरीके से जो हम जो अभी जो आने वाले हमारे 2 चैप्टर्स हैं उसमें अच्छी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम समझेंगे। Let's explore. Observe the table figure 10.5. Highlight the functions and responsibility that affect your life the most. तो एक टेबल जो है 10.5 जो है उसमें आपको गिवन है, फंक्शंस बता रखे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा लाइफ लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है। Ask 2 or 3 adults about the connection or interaction with the government। आपको 2 या 3 adults से भी आप जाके पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसका कैसे वो इस मसले को, कोई भी चीज़ है उसमें कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, एट वॉट लेवल्स डज इट टेक प्लेस, और किस लेवल पे काम करती है और क्या उस उद्देश्य से वो काम करती है। ओके, क्या संबंध है। ओके, अभी जो है ये इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। फिगर 10.5 है। ओके, इसको हम अच्छी तरीके से भी समझेंगे। फर्स्ट जो है हम जुडिशरी के बारे में देख लेते हैं। ओके, ये जुडिशरी ऑल इंडिया लेवल पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशरी का काम करती है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर जो है क्या होता है, लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। लेजिस्लेचर जो नेशनल लेवल पे होती है उसमें 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। इसका काम क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पे कानून को बनाना। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो एक स्टेट असेंबली होती है, उसको विधानसभा भी बोला जाता है। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सिंगल असेंबली होती है, कुछ स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा असेंबली भी हो सकती हैं। ओके, ये स्टेट लेवल पे होता है। ये लेजिस्लेचर का को बताया है कि नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर क्या होता है और स्टेट लेवल पे क्या होता है। नेशनल लेवल पे 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इसका काम होता है कानून को बनाना। और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली और विधानसभा जो है किसी भी कानून को बनाती है। कहीं कहीं स्टेट में एक सिंगल असेंबली होती है, कहीं पे स्टेट में 2 भी हो सकती है। ओके, अभी जो है इसमें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हाउस क्या होता है। ओके, हाउस क्या होता है, एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास्ड। ऐसी एक मतलब कि असेंबली मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, किसी भी कानून के बारे में बातचीत करते हैं और उसको पास करते हैं, उस कानून को बनाते हैं। ओके, फिर लोग उससे सहमत होकर उसको आगे भेज दिया जाता है, उसे हम कहते हैं हाउस। ठीक है, नॉमिनल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। नॉमिनल इन नेम ओनली, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। इट मीन्स इन आवर केस दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट आर नॉट द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव। अगर
किसी केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड्स नहीं होते, इनका नाम मात्र का रोल होता है। दे डू नॉट हैव सर्टेन पावर्स, इनके पास कोई भी शक्तियां नहीं होती हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बट नॉर्मली डू नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो है नॉर्मली तौर पे, आम तौर पे जो है, एक साधारण तौर पे जो है, ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कभी भी अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखा सकते, उसके बीच में जो है ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ओके, उसको हम कहते हैं नॉमिनल। ओके, अब जो है हम ये देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। ओके, और क्या इनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एग्जीक्यूटिव के, वो हम देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो इसको देख लेते हैं अभी अच्छे से। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है एग्जीक्यूटिव का, लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको लेड करती है, और नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो होते हैं उनके नॉमिनल हेड माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव के। ओके, इसका काम क्या होता है कि किसी भी कानून को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। ओके, और नॉमिनल हेड कौन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसका फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एग्जीक्यूटिव की, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव नहीं है। तो क्या क्या फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, इसके डिफेंस में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है डिफेंस में, जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारे एयरफोर्स और नेवी है, फॉरेन अफेयर्स जितने भी हमारे फॉरेन से कुछ भी और जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और फॉरेन कंट्रीज हैं, उनसे अगर कुछ भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी हमारा उनसे समझौता हो रहा है, तो जो भी हमारे रिलेशंस डेवलप होते हैं वो फॉरेन अफेयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है उसमें। एटॉमिक एनर्जी, ओके, कम्युनिकेशंस जो है, करेंसी पैसे से संबंधित, इंटरस्टेट कॉमर्स, बिजनेस, एजुकेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी अगर पॉलिसी बनानी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे काम करेगी। ओके, अभी जो है हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट में। लेड बाय द गवर्नर, इसको गवर्नर लेड करती है, नॉमिनल हेड माना जाता है इसको, और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है इसके अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एडेप्टेशन इम्प्लीमेंटेशन करना, कानून का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया वो स्टेट लेवल पे भी लोग जो हैं, जो कानून बना है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाया है उसको स्टेट लेवल पे भी लोग फॉलो करें। जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन के लिए काम करती है, शिक्षा के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए काम करती है कि जो लोग किसान हैं उनको अच्छी तरीके से जो है पानी मिल सके, उनकी फसलों को ग्रो करने के लिए। स्थानीय स्तर पे भी जो है काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के तौर पे भी। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। Born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed the Missile Man of India for his crucial role in the development of India's space program, missile program and nuclear capabilities. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये बहुत साधारण से परिवार में बॉर्न हुए थे रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर 1931 में। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, और इनका जो निक नेम है वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है हमारा जो देश है उसके डेवलपमेंट में, और इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनको मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसका लीडर भी माना जाता है, इसमें काफ़ी अच्छे रोल इन्होंने प्ले किया कि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 से लेके और 2007 तक जो है 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको इलेक्ट किया गया था। डिस्पाइट हिज पीपल एंड द यूथ डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस ही रिमेन डीपली कनेक्टेड टू द पीपल। और जैसे कि इनका आप देखेंगे जो स्टेटस रहा है इसमें लोगों से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे लोगों से, और यूथ जो होता है युवा जनरेशन से भी ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ के रखते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, उनके व्यू पॉइंट को समझते थे, उनसे पूछते भी थे। थ्रू इज पैशन फॉर गुड एजुकेशन एंड इनोवेशन, और
लोगों से एक अच्छी शिक्षा के बारे में और क्या हम टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित भी जो है वो यूथ से जो है अपने आप को कनेक्ट करके रखते थे, उनसे पूछते थे, ओके, डिस्कशन करते थे इस चीज़ के बारे में। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विद हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉजेस एंड कमिटमेंट टू द नेशन। और इन्होंने मिलियंस जो पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, लोग जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे इनकी ह्यूमिलिटी डेडिकेशन से, कि इन्होंने एक इंसानियत के नाते जो है अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया था, जो हमारे देश में सामाजिक कुरीतियाँ जो पैदा हो रही थी और कमिटमेंट थे जो हमारे नेशन के अंदर उसके प्रति, ओके। ही टायरलेसली इनकरेज यंग इंडियंस टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। और इन्होंने जो हमारे युवा जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके गोल्स को पूरा करने में काफ़ी रोल प्ले किया है। लोगों को हार्ड वर्क, जो लोग हार्ड वर्क करते थे उनको गोल्स को अचीव कराने में जो है बहुत मतलब उन्होंने उनको मोटिवेट किया है। डॉक्टर कलाम शो दैट इवन दो हिज पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉमिनल। डॉक्टर जो अब्दुल कलाम थे उनको प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली थी इंडिया के अंदर, ओके। तो जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन मिली थी उन्हें वो नॉमिनल थी, उनकी नाम मात्र की थी। ही कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पैक्ट काउंटलेस लाइव्स। और उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया और इम्पैक्टिंग काउंटलेस लाइव्स, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, ओके। लेट अस मेडिटेट ऑन अ फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट्स। अब कुछ इनके इंस्पायरिंग थॉट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं वो क्या क्या हैं, ओके। लुक एट द स्काई, लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन। आसमान को देखो, हम अकेले नहीं हैं। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस। पूरा जो ब्रह्मांड है वो हमारे लिए फ्रेंडली है, वो हमसे बहुत ज़्यादा हमारे मतलब हमारा दोस्त ऐसा है। एंड कॉन्स्पायर्स ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। और ये इससे मोटिवेशन मिलता है लोगों को जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उनके प्रति जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और अच्छे से अच्छा जो है करके जो है वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सेकेंड है, टू सक्सीड इन योर मिशंस यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप किसी भी चीज़ में, किसी भी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको जो है अपने गोल के प्रति आपको समर्पण कर देना चाहिए। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज अगर आप फेल भी हो जाते हैं कभी भी आपको हार नहीं मानना चाहिए। बिकॉज FAIL मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब होता है पहली बार आपने किसी चीज़ को सीखा। एंड इज नॉट द एंड, किसी चीज़ का अंत नहीं होता। इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। और एंड का मतलब उन्होंने क्या बताया कि कभी भी प्रयास जो है कभी मरता नहीं है, कभी भी खाली नहीं जाता। इफ गेट नो एज एन आंसर रिमेंबर, NO मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ओके। लेट्स बी पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें जो है अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ के लिए बना के रखना। अगर हम हार भी जाते हैं ना तो कभी भी हार मान के जो उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ओके। उसके लिए एफर्ट करने हैं, ओके। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो हमें मतलब कि सपने वो नहीं होते, ड्रीम इज नॉट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, जिसको आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड हैविंग अ ग्रेट एम, अगर 4 चीज़ें, अगर आपका कोई भी उद्देश्य है तो अगर आप 4 चीज़ों को फॉलो कर लेंगे ना तो हमेशा आप जो है सक्सेस को अचीव कर जाएंगे। एक्वायरिंग नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ओके। हार्ड वर्क होना चाहिए और प्रिजर्वेशन होना चाहिए। देन एनीथिंग कैन बी अचीव, तभी आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, ओके। जो अभी जो है हम वो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं इसमें, डेमोक्रेसी, ओके। डेमोक्रेसी क्या होती है? You may have noticed that we earlier mentioned representative of the people. आपने देखा होगा हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है? जनता का प्रतिनिधि। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यही जो है एक नींव प्रोवाइड करता है जो हमारा सिस्टम है गवर्नेंस का, जो बहुत सारे देशों में फॉलो होता हुआ आ रहा है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो शब्द है, लोकतंत्र, इसका मतलब लोकतांत्रिक देश, ये 2 शब्दों से बना है। डेमोस मीनिंग पीपल, ओके, एंड कैरेटोस मीनिंग क्या होता है? रूल ऑफ पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि
रूल ऑफ द पीपल मीन्स जनता का शासन। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल, क्या सभी लोग रूल करते हैं? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल, ये असंभव है। Imagine there is a problem that your class wants to bring to the attention of your school's principal. Maybe there is something wrong with the classroom. मान लीजिए आप किसी क्लास अपनी क्लास में बैठे हैं और आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपको कोई स्पीच दे रहे हैं। मे देयर बी समथिंग रॉन्ग विद द क्लासरूम, या कुछ वहाँ पे क्लासरूम में गलत हो जाए, और विद द स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और perhaps you would like to propose a certain date for a field trip. Will the entire class go to the principal? It would clearly not be practical. In many schools, classes have a class monitor or class representative whom the whole class elected. Even if there is none, one representative can be selected for this specific purpose. It will be enough to send the representative to the principal. तो अभी जो है एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इससे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके क्लास में, तो जिसके लिए आपके क्लास स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो आते हैं। हो सकता है कुछ क्लास में कोई प्रॉब्लम हो जाए और विद स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई समस्या आ जाए, तो एक सर्टेन डेट पे और एक फील्ड ट्रिप पे जो है वो आपको प्रपोज करेंगे। विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल, क्या सारी क्लास जो है उस क्लास में जाएगी? इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स और क्लासेस में क्या होते हैं, क्लास मॉनिटर्स होते हैं, एक क्लास को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, वो क्या करता है, पूरी क्लास को लीड करता है। whom the whole class elected, इवन जैसे कि पूरी क्लास जो है उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। इवन इफ देयर इज नन, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सेलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो कभी कभार क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता है एक किसी विशेष उद्देश्य से। इट विल बी इनफ टू सेंड द रिप्रेजेंटेटिव टू द प्रिंसिपल। ओके, इट इज द सेम प्रिंसिपल एट द स्टेट और नेशनल लेवल। इसी तरीके से जो है ये प्रिंसिपल जो है स्टेट पे और नेशनल लेवल पे देखने को मिलता है थ्रू इलेक्शंस के जरिए। पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव, लोग जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हु विल बी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज, जो कि जिसको कि चुना जाता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं रेस्पेक्टिव असेंबली से। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलएस एट द स्टेट लेवल। जिस भी मेंबर को हम चुनते हैं स्टेट लेवल पे, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमएलए। ओके, और इसकी शॉर्ट फॉर्म में एमएलएस लिखते हैं और एसएस की फुल फॉर्म है जनरली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या होता है, उसको तो जनता वोट देती है और जो हम चुनते हैं वो हमारे लिए खड़ा होता है डिसीजन लेने के लिए। ओके, वो हमारे बिहाफ पे जो है वहाँ पे काम करता है। तो एमएलए जो है वो स्टेट लेवल पे काम करती है एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपीज बोला था, ये नेशनल लेवल पे काम करती है। ओके, ऑल दीज मेंबर्स डिस्कस लॉस, और ये सारे मेंबर्स क्या करते हैं, कानून के बारे में बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में एंड सोल्यूशन इन द असेंबलीज, और इनका क्या निष्कर्ष निकलेगा, एंड थ्रू डायलॉग एंड डिबेट। और ये सब जो है डायलॉग और डिबेट के जरिए जो है एक सोल्यूशन निकल के आता है इन प्रॉब्लम्स का। ट्राई टू कन्विंस ईच अदर, और एक दूसरे को भी क्या करते हैं हम लोग, कन्विंस करते हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, जब लोगों के अलग अलग मतें देखने को मिलती हैं। जब आप देखेंगे असेंबलीज में जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, ठीक है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस को सबको एक्सेप्ट कर पाना, तो उसमें एक सामंजस्य बिठाना, तो ये सब क्या होता है, ये डिस्कशन किया जाता है। इस तरीके से जो है एक तरीके से जो है काम किया जाता है असेंबली के अंदर। ओके, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं वो रेस्पेक्टिव असेंबलीज का होता है। अगर स्टेट लेवल पे होगा तो वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, अगर वो नेशनल लेवल पे हम चुनते हैं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। ओके, like any modern democracy, therefore India is a representative democracy. It is also the world's largest democracy. आप देखेंगे जिस तरीके से हमारा जो नवीन लोकतंत्र है उसमें जो भारत है वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और जो सबसे बड़ी सबसे जो लोकतंत्र जो सही तरीके से जो देखने को मिलता है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कि 970 मिलियन वोटर्स 2025 में उनको वोट मिला था। इन प्रिंसिपल ऑल इंडिया सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शंस, और कोई भी सिटीजन जो कि 18 ईयर्स का हो गया उसको अधिकार है वोट देने का, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर। ओके,
इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक। मान लीजिए आपकी क्लास जो है किसी पिकनिक के लिए जा रही है। देयर आर टू पॉसिबल प्लेसेस ए एंड बी, और दो पॉसिबल प्लेसेस जो है वो सिलेक्ट कर ली गई हैं ए और बी। द क्लास डिस्कसेस द प्रॉस एंड कॉन्स, और जो क्लास जो है वो बातचीत करती है प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, मतलब उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी। डिस्टेंस, टाइम और कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज क्या रहेंगी। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अराइव एट अ डिसीजन। ये बहुत मुश्किल होता है कि एक ही निर्णय पे आना जब दो लोग जो हैं प्रॉस और कॉन्स की बात करते हैं। ओके, सो योर टीचर डिसाइड्स दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वोटिंग जो है वो हर प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in favor of a place A raise their hands, then the name of number of students in favor of place B raise their। तो इन्होंने क्या किया कि जो बच्चे ए प्लेस के फेवर में थे उनसे हाथ उठवा लिए, जो बी प्लेस के फेवर में थे वो बी उसके लिए उन्होंने हाथ उठाए। तो डिसीजन किस तरीके से सॉल्व किया, सभी की पार्टिसिपेशन ले ली, तो सबके उन्होंने व्यू पॉइंट जान लिए। तो डिसीजन टेकन बाय विच एवर ऑप्शन गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ रेज हैंड्स। तो डिसीजन वो ही लिया जाएगा जो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार होंगे। ओके, जिसके ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि हमें किस प्लेस पे जो है हम लोग घूमने जाएंगे पिकनिक के लिए। ओके, इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हिंदी में। ओके, वे एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन वाज टेकन टू फाइनलाइज अ प्लेस। इस तरीके से जो हर व्यक्ति का जो ओपिनियन है वो फाइनलाइज होता है। ओके, उसको मान लिया जाता है। द टर्म ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ सिस्टम दैट एनेबल्स एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो हमको योग्य और प्रेरित करता है कि हम एक क्या हैं, हम एक साधारण से एक नागरिक हैं। हमारी भी भागीदारी जो है उसका हमारी भी भागीदारी जो है होनी चाहिए। ओके, लोकतंत्र के अंदर। द बेस ऑफ द पिरामिड वी सॉ इन फिगर 10.4 ऑन पेज 155 पे आपने देखा होता पिरामिड का जो बेस था। इन सच अ सिस्टम में बताया गया था द सिटीजंस कैन हैव अ से इन डिसीजन व्हिच अफेक्ट देम। तो एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना निर्णय जो है उसके निर्णय जो है वो लिए जा सके, उससे वो भी प्रभावित हो। ओके, वी विल स्टडी मोर फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स एंड आल्सो इन लेटर ग्रेड्स। तो जो फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, हमारे जो भारत देश का जो हमारा लोकतंत्र है उसकी क्या विशेषताएं, उसकी जो आने वाले जो 2 चैप्टर्स, इसके बाद जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर्स, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, उसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि डेमोक्रेसी के क्या विशेषताएं हैं, और इसको हम जो है बाकी क्लासेस जो हायर क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को है और अच्छी तरीके से समझेंगे। Now we will see the summary of this chapter. No country can run without governance and government. कोई भी देश जो है बिना गवर्नेंस के और बिना सरकार के नहीं चल सकता। ओके, ए मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 3 organs। एक जो हमारी जो अभी सरकार है उसमें 3 उसके अंग हैं। लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। ये लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, उसको लागू करना, इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या होता है, पास करना। ओके, ये बताना, मतलब कि जुडिशरी काम बताना है कि ये डिसीजन जो है, ये लॉ जो है उसको पास करती है, ठीक है, विच नीड टू वर्क टुगेदर। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं। ओके, द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट 3 लेवल। जो हमारी स्थानीय सरकार, जो हमारी भारत देश की जो सरकार है वो कई लेवल पे काम करती है। सेंटर पे भी करती है, नेशनल पे भी करती है, स्टेट और लोकल लेवल पे भी काम करती है। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर दिस सिस्टम। पूरा जो हमारा सिस्टम, एक तंत्र जो है हमारे देश का, उसका जो काम करने का पूरा ढांचा है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इट फंक्शन थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें किस तरीके से फंक्शन करती है ये, हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो प्रतिनिधि जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारी क्वेश्चंस जो हैं, जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको जो है, अगर असेंबली की स्टेट की बात हो तो वो असेंबली में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट अगर नेशनल स्तर की बात करें तो वहाँ पे हमारे एमपीज करते हैं, जिसको हम चुनते हैं। वो हमारे कोई भी अगर जनता के खिलाफ कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई रूल जो हम बनाते हैं वो अगर पब्लिक के खिलाफ है या तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं। कोई भी समस्या, किसी एरिया में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो ये सब जो है इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थ्रू जो है वो आवाज उठाई जाती है।
बोथ एट द स्टेट और नेशनल लेवल, और ये दोनों लेवल पे काम करती है, स्टेट और नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे हमारे एमएलएज होते हैं, नेशनल लेवल पे हमारे एमपीज होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जो भी टॉपिक्स अभी जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस के बारे में ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन गवर्नेंस इन सिंपल वर्ड्स। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस इज द वे रूल्स आर मेड, फॉलोड एंड सर्विसेज आर प्रोवाइड टू मैनेज अ कंट्री, स्टेट और विलेज। गवर्नेंस क्या होता है? जो भी रूल्स, नियम, कायदे, कानून जो समाज के लिए बन रहे हैं, क्या लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनको लोगों से फॉलो करवाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। ओके, जो भी हमने रूल्स बनाए हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उनको फॉलो, सोसाइटी जो है उसको फॉलो करती है, उसी को हम गवर्नेंस कहते हैं। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गवर्नेंस इन योर डेली लाइफ। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड? ट्रैफिक रूल्स मेड एंड एनफोर्स बाय द गवर्नमेंट। जो ट्रैफिक रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है, क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? ट्रैफिक रूल्स में जैसे कि अगर रेड लाइट चल जाती है तो आपको बोल दिया जाता है कि आप स्टॉप हो जाइए, ठीक है। अगर ग्रीन लाइट चल जाती है तो बोल दिया जाता है गो। ओके, तो ये सारे रूल्स जो हैं डे टू डे लाइफ में जो रूल्स होते हैं, क्या लोग उनको, जो समाज के लिए बने हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स बनाए हैं, क्या लोग उसमें सबको फ्री शिक्षा मिल रही है? और मिल भी रही है तो मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी है बच्चों के लिए, क्या बच्चे वहां पे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है? गवर्नेंस। जो भी गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी हैं या रूल्स बनाए हैं, लोग वहां पे उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस। ओके, ये मैंने अभी जो है 2 एग्जांपल्स आपको बता दिए, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थे ये। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 1 डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है गवर्नेंस में और गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट क्या होती है? एक बॉडी होती है लोगों की जो रूल करती है, शासन चलाती है। और गवर्नेंस क्या होता है? एक प्रोसेस है, किस तरीके से कानून को जो है बनाया जा गया है और लोग कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी में इसका कैसे पालन किया जाता है, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। ओके, अभी जो है डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरीके की सरकार होती है, वे पीपल एक्ट द रूलर्स, जहाँ पे लोग जो हैं अपने रूलर्स को चुनते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसके डिसीजन मेकिंग में। कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं, उससे क्या कर रहे हैं? हम अपने रूलर्स को चुन रहे हैं। इस तरीके से जो है हमारी पार्टिसिपेशन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज डेमोक्रेसी कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी को हम लोग गवर्नमेंट ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, बाय द पीपल भी बोलते हैं, फॉर द पीपल भी बोलते हैं। ऐसे क्यों बोलते हैं? ऑफ द पीपल का मतलब होता है सिटीजन आर द सोर्स ऑफ पावर, जो नागरिक हैं उनके हाथों में ही पावर है। ओके, बाय द पीपल का मतलब होता है कि जो नेता चुन के आ रहा है वो नागरिकों के द्वारा चुन के आया है। और फॉर द पीपल का मतलब होता है कि जो भी सरकार जो काम करेगी, जो भी ये लोग जो रिप्रेजेंटेटिव है जो काम करेंगे, वो जो नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। ओके, इस तरीके से जो हमने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल जो है बाय द पीपल क्यों बोला जाता है, फॉर द पीपल क्यों होता है, उसको हमने अच्छी तरीके से समझा भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसके 2 फायदे आपको बताने हैं। इट गिव्स इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, ये सभी नागरिकों को एक समानता का अधिकार देता है, सबको आज़ादी देता है कि सबको अधिकार है अपने लीडर को चुनने का, ठीक है, सबको अधिकार है अपने अपने वोट को इलेक्ट, अपने जो वोट कास्ट करने का। ओके, तो सब ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वही वोट डालेगा कि या जो लोअर कास्ट में वो वोट नहीं डाल सकता, सबको समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का है उसको अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है, जिस भी लीडर को वो चुनना चाहे उसके लिए वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। ओके, इट प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय लीडर्स, और ये चीज जो है, जो लोग बड़े बड़े जो कुछ नेता होते हैं वो गलत पावर का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को रोकती है डेमोक्रेसी। ओके, ये 2 फायदे जो है हमने डेमोक्रेसी के बारे में समझे अभी।
नाउ वी विल स्टडी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अभी जो है हम अच्छे से समझेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारा जो भारत देश है उसमें 3 स्तर पे सरकार होती है। पहली आप देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट, ओके, यूनियन गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट, जिसको यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्र सरकार, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। व्हाई डू वी नीड 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें ये 3 लेवल की जो सरकार है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। हमारा जो भारत देश है वो बहुत बड़ा देश है। डिफरेंट लेवल्स हेल्प्स इन सॉल्विंग लोकल, स्टेट एंड नेशनल इश्यूज इफेक्टिवली। जो अलग अलग लेवल पे जो सरकार चुनी गई है तो वो अपना अपना काम करती है, जिससे कि जितने भी हमारे स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और जो राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी मुद्दे हैं उनको सही तरीके से सुलझाया जा सके, ओके। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द वर्क ऑफ। आपको एक एक एग्जाम्पल बताना है कि यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है। तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका रोल, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, इसको मैं आपको बता देती हूँ, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ओके। तो ये जो है डिफेंस पे जो कंट्रोल है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेलवे पे भी है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पे हेल्थ के इश्यूज जो हेल्थ पे से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं। एजुकेशन भी जो है वो सेंट्रल पे आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। लोकल स्तर पे क्या है? रोड साफ होना, वाटर सप्लाई प्रॉपर पहुंचना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना, तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, ओके। नाउ वी विल सी, अभी हम जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नेम द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको 3 ऑर्गन्स जो है, 3 अंग जो है सरकार के वो बताने हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उसको लागू करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराना। जुडिशरी क्या करती है कि वो कानून सही है या गलत है, या अगर वो जनता के हित में नहीं है तो उसको वो ब्रेक कर देती है, ओके। नाउ वी विल सी व्हाट इज राइट द मेन फंक्शन ऑफ, सॉरी, अब आपको इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन आपको बताना है हर ऑर्गन का, ओके। मेन फंक्शन जो है हर ऑर्गन का क्या है? लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उस कानून को लागू कराना और इम्प्लीमेंट कराना। जुडिशरी का काम क्या होता है? इंटरप्रेट लॉ, उस जो कानून बना है उसकी पूरी व्याख्या करना कि ये सही है या गलत है, या जनता के हित में है या जनता के हित में नहीं है, फिर उसके लिए मतलब न्यायपूर्ण उसका डिसीजन लेना, ओके। ये जुडिशरी का काम होता है। Why are all the 3 organs important in democracy? सारे ही जो organs हैं, 3 organs जो हैं वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर क्यों important हैं? तो क्यों इम्पॉर्टेंट है? दे शेयर पावर एंड प्रिवेंट मिसयूज, इसीलिए क्योंकि उनके पास पावर होती है और एक दूसरे की पावर, ये सारे जो ऑर्गन्स है वो पावर का जो है गलत फायदा ना उठा पाए, उन्हें रोकने के लिए जो है 3 ऑर्गन्स जो है डेमोक्रेसी के बनाए गए हैं। इसी वजह से जो है ये जो लेजिस्लेचर जो है उसकी अपनी पावर है, उसकी पावर सिर्फ यहीं तक है कि वो सिर्फ कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव अप्लाई करेगी, जुडिशरी चेक करेगी ये फेयरनेस है, सही है, ये गलत है, और ये हमारी जो कानून बनाए ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे अधिकार में है कि नहीं है। तो ये सब काम जो है जुडिशरी का होता है। और ये जो सारे जो ऑर्गन्स हैं ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, तो इस पे चेक एंड बैलेंस भी किया जाता है कि कोई भी जो है लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव पे मतलब अपनी पावर जो है, अपना दबदबा जो है वो ना दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस किया जाता है, ओके। अभी जो क्वेश्चन है वो हम हाई ऑर्डर लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज विद एग्जाम्पल। तो पंचायती राज के आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। क्या है पंचायती राज? ग्राम पंचायत आपको विलेज लेवल पे देखने को मिलेगी। उसका काम होता है रोड बनवाना, ओके, और कुएं वगैरह मेंटेन करना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, प्रॉपर वाटर सप्लाई पहुंचाना गांव में। पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक लेवल पे काम करती है। ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उन्हें सामंजस्य बिठाती है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। प्लान्स एंड डेवलपमेंट फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरी जिले के लिए जितना भी विकास का काम होना है वो जिला परिषद काम करती है, ओके। व्हाई इज लोकल
गवर्नेंस इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी? जो स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है वो लोकतंत्र में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं स्थानीय स्तर पे, जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, किसी का किसी से विवाद हो गया, रोड के पीछे हो गया, ठीक है, या किसी की जमीन है, तो वो सब जो है ये सॉल्व करती है। रिड्यूस बर्डन ऑन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे जो है भार है उसको कम करती है। गिव पीपल अ चांस टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली, और लोगों को सबको अधिकार है कि वो जो है मतलब डायरेक्टली जो है वो अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, और जो हमारा जो लोकतंत्र है उसकी जड़ों को मजबूत करती है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ओके।